हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमसीक्यूज़ ऑन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम बता दें कि थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड हमने ऑलरेडी 170 एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए थे और हमने बताया था कि मेरी लास्ट क्लास में और 70 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। ये जो भी टॉपिक्स, ये सारे एमसीक्यूज़ हर एक एग्ज़ाम जो कि कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए बहुत रेलेवेंट है। जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड पे एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे, उसके बाद हम सप्लाई से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे एंड यूटिलिटी से रिलेटेड, दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे। ये एमसीक्यूज़ सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट। आज की क्लास में हम लोग ओवरऑल 70 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट आप इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छा, एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हम ये बता दें कि हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के नाम से, क्योंकि हमने ना डिमांड से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स अपलोड किए हैं जहां स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं। तो उन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद ही हमने एमसीक्यूज़ क्लास अपलोड की है, सो दैट आपको सारे एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे से समझ आ पाएँ। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 171 से अप टू क्वेश्चन नंबर 240। तो ओवरऑल 240 क्वेश्चंस ही हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज़ इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज इलास्टिक डिमांड? जहाँ ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा, दैट इज अगर प्राइस 10% से चेंज होगी तो नो डाउट डिमांड भी चेंज होगी बट बाय 15%। विच वन हैज़ इन इलास्टिक डिमांड? कह रहा है इनमें से सबकी डिमांड इलास्टिक होती है बट किसी एक की इन इलास्टिक होगी। देख लेते हैं। कोका कोला, बटर फॉर पुअर पर्सन, सिगरेट्स, इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर सिगरेट्स की बात करें ना तो ये एक तरह का टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जिनको इसकी आदत है वो इसको यूज़ करेंगे ही करेंगे। खुद सोचो, अगर सिगरेट मार्केट में सस्ता मिलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि लोग इसकी डिमांड बढ़ा देंगे, हम या आप भी इसको कंज्यूम करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। तो सिगरेट सिंपली जिनको आदत है, जो इसके लिए यूज टू है, वो तो वैसे भी यूज़ कर ही रहे हैं। तो इसकी प्राइस अगर 10% से फॉल हुई तो डिमांड इंक्रीज होगी बट ओनली बाय 5%। तो इस केस में ईडी क्या होगा? लेस देन 1। तो करेक्ट आंसर होगा सी, सिगरेट्स। बाकी कोई भी केस देखो, कोका कोला, बटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के केस में क्या होगा कि अगर प्राइस 10% से कम हुआ तो डिमांड 15% से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, डिमांड इज डैश इन द लॉन्ग पीरियड देन इन द शॉर्ट पीरियड। अब अगर हम लॉन्ग पीरियड से कंपेयर करें तो नो डाउट लॉन्ग पीरियड में ना ये ज़्यादा इलास्टिक होती है कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड से, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम डिमांड को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते बट लॉन्ग रन में वो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। मतलब अगर प्राइस 10% से चेंज होगा तो डिमांड 20% से भी चेंज हो सकती है बट ओनली इन लॉन्ग पीरियड। तो करेक्ट आंसर होगा डी, मोर इलास्टिक। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर नेसेसिटीज़ इज, अभी हमने बताया कि अगर हम नेसेसिटीज़ की बात करें तो इस केस में जो हमारी डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक मतलब ईडी इज लेस देन 1 और ईडी इज इक्वल टू 0। ठीक, दैट इज हाईली इन इलास्टिक होगी। तो करेक्ट आंसर होगा बी, हाईली अनइलास्टिक। और इसका सिंपल रीज़न है कि जो ज़रूरत की चीज़ें वो आप वैसे भी कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करेगी तो नो डाउट डिमांड इंक्रीज होगी बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। Next, if the demand for a commodity is dash, the entire burden of indirect tax will fall on the consumer. कह रहा है कि अगर कमोडिटी की डिमांड क्या होगी जब इंटायर बर्डन, इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा बर्डन कंज्यूमर पे ही फॉल करेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अब देखो, अगर ईडी इज इक्वल टू 0 है तो इस केस में प्राइस पहले इतना था तब भी डिमांड इतनी थी, प्राइस इंक्रीज हुआ तो भी डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस डिक्रीज हुआ तो भी डिमांड कांस्टेंट है। तो जब ईडी इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा बर्डन किस पे होगा? कंज्यूमर पे होगा। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड फिक्स है, आपको तो उतना परचेज करना ही करना है, फिर भले वो मार्केट में किसी भी प्राइस पे बिके। तो जितने भी प्राइस में बिके वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस होता है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होता है, वो भी किसको पे करना होता है? आपको। तो करेक्ट आंसर होगा बी, परफेक्टली इनइलास्टिक। Next, which of the following helps a manager to estimate the demand of a commodity? Price of a commodity, yes. Price of the substitute commodities, yes. Elasticity of the commodity, yes. Correct answer होगा D, all of the above. Next,
द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ फेस क्रीम इज एस्टिमेटेड टू बी 1 नो मैटर व्हाट द प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इज। इन दिस केस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है किसकी, फेस क्रीम की, वो कितनी है, 1 है। तो अब 1 किसको शो करता है कि अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड 10% से डिक्रीज होगा। क्लियर। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया। अ 10% इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन 10% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कभी भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट कह रहा है अ 10% इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन 10% फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट इफ डिमांड इज डैश देन प्राइस कट विल डैश स्पेंडिंग। हमारी डिमांड क्या होगी कि जिसकी वजह से अगर प्राइस फॉल हुआ तो हमारा खर्च करना, स्पेंड करना मतलब क्या हुआ कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, ईडी इज ग्रेटर देन 1 की, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जैसे ही प्राइस फॉल करेगा 10% से लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे, वो अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर देंगे अप टू 15%। क्लियर। अब देखो यहाँ कह रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ईडी इज इक्वल टू 0 होता है, और जब ईडी इज इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में प्राइस मैटर ही नहीं करती कि वो इंक्रीज करिए कि डिक्रीज। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था सॉल्ट का। सॉल्ट अगर आप एक पैकेट परचेज करो तो वो परचेज करोगे ही करोगे। नेक्स्ट दिया है कि अगर हमारी डिमांड इलास्टिक है, दैट इज ईडी इज ग्रेटर देन 1 है, उस केस में अगर प्राइस फॉल हुआ तो हमारी स्पेंडिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही अभी हमने बताया भी था। क्यों? क्योंकि ईडी इज ग्रेटर देन 1 में सिंपली यही होता है कि अगर प्राइस फॉल करा है बाय 10% तो डिमांड इंक्रीज होगा बट बाय 15%। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सपोज द डिमांड फॉर डोसा एट डोसा प्लाजा इज इलास्टिक। इलास्टिक मतलब ईडी इज ग्रेटर देन 1। इफ द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग रेजिंग द प्राइस, अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो नो डाउट उस केस में क्या होगा कि जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। कितने से? जितने से आप प्राइस रेज कर रहे हो उससे ज़्यादा। मतलब इफ़ इन केस मान लो अगर आप प्राइस रेज कर रहे हो बाय 10%, प्राइस आपने 10% से बढ़ाई तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी बाय 15%। क्यों? क्योंकि यहाँ ईडी इज ग्रेटर देन 1 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर। नेक्स्ट, इफ अ 10% राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज अ डिमांड टू फॉल बाय 20%, मतलब जितना चेंज प्राइस में हुआ उससे ज़्यादा चेंज डिमांड में हुआ, तो हम किसकी बात करें, ईडी इज ग्रेटर देन 1, और हम कह सकते हैं इलास्टिक। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, डिमांड वॉज इलास्टिक। इन इलास्टिक के केस में क्या होता है, ईडी इज लेस देन 1, तो उस केस में होता है ना कि अगर प्राइस 10% से चेंज हो रहा है तो डिमांड सिर्फ 5% से चेंज होता। एंड डिमांड वॉज इन्फिनाइटली इलास्टिक मतलब ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वहाँ पे तो प्राइस कांस्टेंट होता है और उसी पे डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, ऑन टिपिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ये हमारा एक टिपिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है। लेट्स से द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट वेयर इट मीट्स द प्राइस एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन पहले समझो, ये कह रहा है कि ये तो प्राइस एक्सिस होता है, ये डिमांड होता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो कह रहा है कि ये इस पॉइंट पे जहाँ पे वो प्राइस एक्सिस से मिल रहा है उस पॉइंट पे ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। हमने ये पॉइंट भी क्लियर किया है जब हमने ज्योमेट्रिक मेथड बताया था। हमने हर एक टॉपिक वैसे तो डिस्कस किया, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से मेजर करते हैं उस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है, उसी का पार्ट है ये बेसिकली। तो यहाँ क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ मिड पॉइंट ऑफ द कर्व इज, ये तो सिंपल है कि अगर मिड पॉइंट की बात करें तो यहाँ ईडी इज इक्वल टू होगा 1, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Next, to measure price elasticity over large changes in price, we use, अब यहाँ देखो क्या क्वेश्चन में बोला है, लार्ज चेंजेस, और हमने बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा चेंज होगा प्राइस में तो हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज़ करेंगे, और यहीं अगर क्वेश्चन में पूछा होता है स्मॉल चेंजेस तब हम यूज़ करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if the demand for a good is elastic, that is again ED is greater than 1, an increase in its price will cause a total expenditure of the consumers of the goods to, अब ED is greater than 1 की बात करें तो हमें पता है कि उस केस में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में किस तरह का रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन। और इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the demand by a consumer for a commodity falls by 10% when its price increases from 5 to 6 per unit. What is the price elasticity of demand? तो सिंपली पहले देख लो कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 6 - 5 डिवाइडेड बाई 5
मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% से हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड कितने से डिक्रीज हो रहा है बाई 10%। तो सिंपली ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10% डिवाइडेड बाय 20%, और हम कह सकते हैं -0.5। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी 0.5। हमने पहले बताया कि अगर ऑप्शन में 0.5 -0.5 दोनों दिया होता तो हम चूज करते -0.5, बट क्योंकि क्वेश्चन में सारे आंसर्स प्लस में दिए हैं तो हम करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा चूज करेंगे, बी। नेक्स्ट, 30 units of a commodity is purchased by a consumer at a price of rupees 46 per unit. When the price rises to rupees 50 per unit, he buy 15 units only. The coefficient of elasticity of demand is, अब देखो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमने पहले भी बताया कि वैसे तो हम सिंपली प्राइस इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं, ना कि आर्क इलास्टिसिटी मेथड। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले आप 46 रुपीज़ पे सिर्फ 30 यूनिट्स परचेज कर रहे थे और अब जब प्राइस इंक्रीज हो गया टू 50 रुपीज़ तो आप 15 यूनिट्स परचेज कर रहे हो। सिंपली यहाँ पे फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा, ईडी इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड -15 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस 4 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा -5.75। दैट इज ईडी क्या है, ग्रेटर देन 1। करेक्ट आंसर होगा सी 5.75। नेक्स्ट, a consumer spends 40 on a good at a price of rupees 1 per unit and 60 of at a price of rupees 2 per unit। अब यहाँ देखो 1 रुपये की प्राइस पे हम कितना स्पेंड करें, 40, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, और 2 रुपीज़ की प्राइस पे 60 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करें, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ आप डिमांड निकालो, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। क्यों, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमारी डिमांड हो जाएगी 1 रुपये पे 40 और 2 रुपीज़ पे ये हो जाएगी 30। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेंगे। चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। अब इसको सॉल्व करके आंसर आएगा -0.25, और जो हमारे पास ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा A 0.25। अब माइनस में नहीं दिया है और सिंपली हमें पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर बाय 20 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट ₹10 पर यूनिट। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दिस गुड इज -1। हाउ मच क्वांटिटी वुड बी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर व्हेन द प्राइस फॉल्स टू ₹8 पर यूनिट। सिंपल है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पे हमने प्रैक्टिस कराया भी हुआ है। कह रहा है कि जब 10 रुपीज़ की प्राइस थी तो डिमांड कितनी थी, 20 यूनिट्स की। ईडी हमारे पास दिया है -1 और प्राइस फॉल करके अब 8 रुपीज़ है, तो हमें न्यू क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए रखो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत जल्दी हम इसका डिटेल आंसर अपलोड भी कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट, अ कंज्यूमर बाय 40 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट ₹5 पर यूनिट। Its ED is equal to -3. How much demand of quantity he will buy at ₹6 per unit? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दे रहे हैं कि पहले प्राइस 5 था, अब कितना है 6, क्वांटिटी पहले 40 यूनिट्स थी, अब नहीं पता तो उसको x ले लेंगे, और ED हमारे पास दिया है -3। अब यहाँ देखो ये दिया है ED इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी x - 40 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -24 इज इक्वल टू x - 40, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 16 यूनिट्स, कि मतलब न्यू प्राइस पे आप कितना परचेज करो, ओनली 16 यूनिट्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एट ₹4 पर यूनिट इज 100 यूनिट्स। द प्राइस राइजेस एंड एज अ रिजल्ट इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75 यूनिट्स। ईडी अगेन कितना दिया, -1, फाइंड आउट इट्स न्यू प्राइस। तो सिंपल है, अगर ईडी -1 दिया है इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, पहले 100 था और अब फॉल होकर के कितना हो गया 75, तो 75 - 100 ये हो जाएगा -25 डिवाइडेड बाय, हमें नहीं पता कि न्यू प्राइस कितनी है बट ओरिजिनल प्राइस कितनी है 4, तो x - 4 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ये कट गया, -1 x - 4 हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू -1, माइनस कट गया। तो यहाँ देखो जब ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 1, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5। मतलब हमारी जो न्यू प्राइस आ रही है बढ़ करके वो कितनी आ रही है, ₹5। तो करेक्ट आंसर होगा ए ₹5।
नेक्स्ट, अच्छा एक और बात हम बता दें कि हमने थ्योरी ऑफ डिमांड, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी अपलोड किए हैं एक पर्टिकुलर सेशन में। उस सेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ हमने जितने पैटर्न बन सकते हैं एग्जाम में सारे पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर बाय 80 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट ₹4 पर यूनिट व्हेन द प्राइस फॉल्स ही बाय 100 यूनिट्स। अगर ईडी -1 है तो न्यू प्राइस कितनी होगी? ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ₹3। नेक्स्ट, डिमांड फॉर गुड एक्स इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब इट इज इक्वल टू 0। वॉट विल बी द चेंज इन डिमांड इफ प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹10 to ₹5 पर यूनिट। अब हमें पता है कि अगर ईडी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब सिंपली प्राइस कुछ भी हो, डिमांड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। दैट इज डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, नो चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट, what happens to total expenditure on a commodity when its price falls and its demand is price elastic। मतलब ED इस क्या है? ग्रेटर देन 1। और हमें पता है जब ED इज ग्रेटर देन 1 होता है तो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर प्राइस फॉल होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। नेक्स्ट, as a price of a product falls by 7%, the total expenditure on it has gone up by 3.5%. The elasticity of demand of this product is price fall कर रहा है 7% से, but total expenditure increase कर रहा है by 3.5%. क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? इनडायरेक्ट रिलेशन है तो ED इज ग्रेटर देन 1 होगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, ED इज ग्रेटर देन 1। Next, the demand of a commodity was 100 units initially. With the rise in price by 5, the quantity demanded falls by ₹5 per units. अब देखो क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ये बाई, और बाई और टू का भी डिफरेंस हमने अपने न्यूमेरिकल सेशन में बताया था कि इफ इन केस मान लो क्वेश्चन में जैसे लिखा है कि ये 100 यूनिट्स है ना, कि डिमांड हमारी 100 यूनिट्स की थी और डिमांड फॉल हो रही है बाई ₹5, मतलब 95 तक आ जाएगी, और यहाँ पे 2 लिखा होता है ना कि 5 यूनिट्स तक, तो उस केस में यहाँ हम कितना लिखते हैं? 5। क्लियर? फिर एक पॉइंट समझो, फिर ये पॉइंट समझो, हमने कहा कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड अभी कितनी है? अभी लोग 100 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं और ये क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी बाई 5 यूनिट, तो ये ₹5 यूनिट से घट रही है। तो जब 5 यूनिट से घट रही है मतलब 95 हमारी न्यू क्वांटिटी होगी। क्लियर? बाई और टू में यही अंतर होता है, बाई मतलब उतने से और टू मतलब उतने तक। ये रुपीज़ नहीं होगा यहाँ पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है 1.2। फाइंड आउट द प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड। तो डिमांड में चेंज होने के पहले कितनी प्राइस थी वो बताना है। अब देखो ये प्राइस है, ये डिमांड है, पहले की प्राइस हमें नहीं पता पर अभी की प्राइस पता है 5 से वो इंक्रीज हो रहा है बाई 5, मतलब 5 से इंक्रीज हो रहा है, तो x+5 हो गया। डिमांड पहले 100 थी और अब फॉल हो रही है बाई 5 यूनिट्स, तो ये 95 हो गया, और ईडी कितना है? 1.2। तो यहाँ देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, 1.2 इज इक्वल टू change in quantity demanded, that is -5 divided by change in price x+5 minus x multiply by original price divided by original quantity। यहाँ ब्रैकेट ओपन होने पे x कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, और यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब ये देखो फर्दर सॉल्व करने पे आएगा 1.2 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में बचा है -x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचा है ये 5 और ये 20, दैट इज 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू x। तो x मतलब x किसको डिनोट कर रहा है? बिफोर चेंज जो प्राइस थी दैट इज ओरिजिनल प्राइस को, और ओरिजिनल प्राइस कितनी आई? 120 रुपीज़। तो करेक्ट आंसर होगा सी। Next, regardless of change in its price, if the quantity demanded of a goods remain constant, then the demand curve for the good will be। आप कह रहे हैं कि प्राइस चेंज हो रही है बट जो क्वांटिटी डिमांडेड का कर्व है वो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? ED इज इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं वर्टिकल। नेक्स्ट, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द सेलर विल इंक्रीज विद द फॉल इन प्राइस इफ, अगेन हमने टोटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के साथ ही बताया है। हमने सारे पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हम बार बार कह रहे हैं कि हमने डिस्कस कर लिए हैं, और सबकी प्लेलिस्ट में क्लास अवेलेबल है। तो जो प्लेलिस्ट है रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, वहाँ हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। सिंपली कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू अगर इंक्रीज कर रहा है और प्राइस फॉल कर रहा है तो नो डाउट ED क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है।
demand is unitary, no. The percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, no. Demand is inelastic, no. The percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price. और यही होता है ED is greater than 1 में, और क्योंकि टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है तो नो डाउट हम किसकी बात करें, ED is greater than 1 की। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो MCQs आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे। नेक्स्ट, इफ देर अ फाइनाइट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ओवर अ स्ट्रेच ऑन द डिमांड कर्व, इट इज कॉल्ड। अब यहाँ देखो सिंपल फाइनाइट चेंज की बात बता रहा है, दैट इज जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चेंज होता है प्राइस में। आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, एवरेज इलास्टिसिटी, बोथ ए एंड सी। तो पॉइंट, तो ये तो आर्क इलास्टिसिटी भी हो सकता है, एवरेज इलास्टिसिटी भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट इलास्टिसिटी हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत स्मॉल चेंज होता है प्राइस में। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, when price elasticity at a single point on a demand curve is measured, we use geometric method. Next, the exact and precise coefficient of elasticity cannot be found by method. Proportionate method से कर सकते हैं, geometric method से भी कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और आर्क इलास्टिसिटी। तो इन तीन मेथड से तो कर सकते हैं, बट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है, और उससे हम सिर्फ यही एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं कि ED इज ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, और ED इज इक्वल टू 1 है। क्लियर, एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डैश मेथड ओनली क्लासिफाइज इलास्टिसिटी इनटू इलास्टिक, इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। करेक्ट आंसर होगा सी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यही अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया है।